हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर और वो है बच्चों हमारा लाइट। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फिनिश कर दी क्लास 10th की और सारे वीडियोस कंप्लीट हमारे चैनल पे अपलोड हैं। जो लोग केमिस्ट्री जिनको देखना है वो देख सकते हैं। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर हमारा लाइट। लाइट में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, बहुत तरह का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइट के डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल मिरर। मैं बताऊंगी कितनी तरह का मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, कैसे कैसे सब किसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 10 बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अच्छे मार्क्स के आते हैं इससे, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बच्चों ध्यान से पढ़ना, हर एक टॉपिक को क्लियर करना। जहां पर नहीं क्लियर होगा आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ देखो, इसका फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। सब क्या होता है मैं एक सबको धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है? उसका आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों देखने में बहुत छोटा टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म है देखने में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इससे कंफ्यूज रहते हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कंफ्यूज रहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, फिर उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस, उसके बाद पावर ऑफ लेंस, फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल ऑन रिफ्रैक्शन पे। इतना टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग को कंप्लीट करना है। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग हर एक टॉपिक को बहुत आराम आराम से पढ़िएगा। ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी में आगे बढ़ा के पढ़ रहे, वैसा काम मत करिएगा। बहुत इत्मीनान से और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी बहुत है और न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है। डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? डुअल मतलब क्या हुआ? दोगला, हिंदी में समझ लीजिए, दोगला नेचर। लाइट का मतलब कि क्या है? दो नेचर है, ठीक है? एक तो हमारा क्या नेचर है? पार्टिकल नेचर है, और दूसरा हमारा क्या है? वेव नेचर है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है, न्यूटन्स एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम आप लोग जाने होंगे हमेशा। तो इन्होंने बताया कि लाइट क्या है? एक पार्टिकल नेचर है। न्यूटन्स ने एक थ्योरी दी थी, उनके थ्योरी का नाम है न्यूटन्स कॉर्पसस न्यूटन्स कॉर्पसस थ्योरी। न्यूटन्स ने ये थ्योरी दी थी और इसमें इन्होंने क्या बताया था बच्चों? इसमें ये जो मैं बता रही हूं, ये मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं कि आखिर लाइट का जो है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्यों हुआ, लाइट को डुअल नेचर क्यों कहा गया। मतलब मैंने कहा कि हम लोग को सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट को डुअल नेचर क्यों कहा गया, कैसे कैसे उसको देखा गया कि लाइट डुअल नेचर का है, किस तरीके से, मैं बस उसको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है बच्चों? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी। न्यूटन्स ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है कॉर्पसल्स थ्योरी, इसीलिए इस थ्योरी का नाम होता है न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था कि मान लिया कि मैं एक बल्ब यहाँ पर जलाई, ठीक है बच्चों, ये एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। न्यूटन्स ने क्या बताया बच्चों कि जब एक कोई भी बल्ब जलता है तो इससे जो रे निकल रहा है वो कुछ नहीं, एक पार्टिकल सिर्फ निकल रहा है। पार्टिकल इससे निकल निकल के क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। ये न्यूटन्स ने बताया। न्यूटन्स ने क्या बताया कि कोई भी बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो वो किस वजह कर ग्लो कर रहा है? उससे एक पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो चारों तरफ क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, ठीक है। कोई भी बल्ब जल रहा है तो वो क्यों जल रहा है? क्योंकि उसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो चारों तरफ फैल रहे हैं, इसलिए हमको
लाइट दिख रही है, ठीक है। तो ये थी न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी। न्यूटन्स ने दिया इस थ्योरी को, इसीलिए न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं इनको, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया, कोई भी लाइट जो है, कोई भी लाइट है, उससे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं और चारों तरफ फैल रहे हैं। देखो इस बल्ब को मैंने जलाया, ठीक है बच्चों, ये बल्ब जला, तो इससे जो लाइटनिंग आ रही है वो क्या है, सिंपल सा, इससे पार्टिकल्स निकल रहे हैं और पार्टिकल्स निकल करके चारों तरफ फैल रहे हैं। तो ये बताया था न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी ने, ठीक है, न्यूटन्स ने बताया था कॉर्पसल्स थ्योरी में। उसके बाद आया हाइडेन। हाइडेन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया, नहीं, लाइट क्या है, वो है वेव नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट का क्या नेचर है, वेव नेचर है, हाइडेन ने बताया। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद इंस्टाइन आए, इंस्टीन आए। इंस्टीन का भी नाम आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आगे जाके सुनोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीन फोटोन थ्योरी, इन्होंने जो थ्योरी दी उनका नाम है इंस्टीन फोटोन थ्योरी, क्लियर है। तो ये इंस्टीन फोटोन थ्योरी आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है। यहां पर मैं सिर्फ बता रही हूं कि इन्होंने क्या थ्योरी दी, क्या बताया लाइट के बारे में। तो पहला मैंने बताया कि न्यूटन्स जो आए, न्यूटन्स ने एक थ्योरी दी, कॉर्पसल्स थ्योरी, और उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है बच्चों, वो सिर्फ कोई भी लाइट ग्लो कर रही है तो उससे पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वही पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं। तो उन्होंने, न्यूटन्स ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। लेकिन उसके बाद हाइडेन आए, हाइडेन ने कहा कि नहीं, लाइट जो है पार्टिकल नेचर का नहीं है, लाइट जो है वेव नेचर का है, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद आए हमारे इंस्टीन साहब। इंस्टीन साहब ने कहा कि नहीं, लाइट जो है पार्टिकल नेचर की ही है। उन्होंने क्या कहा, लाइट जो है पार्टिकल नेचर की ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग जाकर के पढ़ोगे आगे, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इस पे लाइट आकर के पड़ेगी, जैसे ही इस पे लाइट आके पड़ेगी, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होते जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, इजेक्ट होते जाएगा, ठीक है। जैसे ही लाइट इस पे आके पड़ी, इसको में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे जाके पढ़ोगे बच्चों, ये आपको 10 बोर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपके 10 बोर्ड का अकॉर्डिंग नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि टॉपिक है आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट क्यों हुआ, मैं बस यही बताना चाह रही हूं आपको, ठीक है। तो इंस्टीन साहब आए, इंस्टीन साहब ने क्या कहा कि नहीं, लाइट जो है हमारा बच्चों, वो पार्टिकल नेचर का ही है। अब क्या हुआ, बीच में सारे कंफ्यूज हो गए, किसी ने कहा कि पार्टिकल नेचर है, किसी ने कहा कि वेव नेचर है। इंस्टीन फिर से आए, फिर से न्यूटन्स को ये आगे जाके आगे फॉलो किए कि नहीं, न्यूटन्स जी ने जो बताया कि लाइट जो है हमारा पार्टिकल नेचर है, इंस्टीन ने उन्हीं को फॉलो किया और वही बताया कि नहीं, लाइट जो है पार्टिकल नेचर है। न्यूटन जी ने जो बताया वो सही बताया। हाइडेन जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हाइडेन जो आए उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट जो है हमारा बच्चों वेव नेचर है। अब क्या हुआ, सारे कंफ्यूज हो गए। अब लाइट को बोले तो बोले क्या, पार्टिकल नेचर बोले कि वेव नेचर बोले। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पार्टिकल नेचर है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वेव नेचर है, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, एक मीटिंग हुई साइंटिस्ट लोगों की, उसमें उन्होंने ये कंक्लूजन किया, ये कंक्लूड किया, ये डिसीजन दिया कि जिसको जैसी लाइट दिखती है, लाइट वैसे ही है। मतलब अगर हमको पार्टिकल नेचर की लाइट दिख रही है तो लाइट का पार्टिकल नेचर है, आपको अगर लाइट वेव नेचर की दिखती है तो आपको लाइट बताइएगा वेव नेचर है। तो यहां पर हम लोग लाइट को इसीलिए दो डुअल नेचर बोलते हैं, क्योंकि लाइट जो है दोनों नेचर को शो करता है। लाइट जो है पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और लाइट जो है वेव नेचर को भी शो करता है, ठीक है। इसीलिए लाइट को क्या कहा गया बच्चों, डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो नेचर है, यानी कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है और लाइट हमारा जो है वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और कहीं कहीं पर हम लोग वेव नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग को दोनों पढ़ना है। आप क्लास 12th में जाओगे, जब वहां पर लाइट पढ़ोगे तो आपको दोनों ही पढ़ना है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्लस वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन 10th में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट,
और कहीं कहीं पर हम बताएंगे आपको वेव नेचर लाइट भी बताएंगे, ठीक है, लाइट का वेव नेचर ही बताएंगे। तो बच्चों लाइट का कितना नेचर होता है बच्चों, लाइट का जो हमारा नेचर होता है वो हमारा क्या होता है, दो नेचर होता है, ठीक है। एक तो हमारा होता है पार्टिकल नेचर, तो यहां पर हो गया हमारा लाइट का दो नेचर, हो गया ना दो नेचर। एक हमारा हो गया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एंड सेकेंड हो गया बच्चों वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट। ये दो हो गया लाइट के बारे में। तो लाइट डुअल नेचर कैसे हुआ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया होगा इसको सर्च फाइंड आउट करने में। तो मैंने आपको बता दिया, जो न्यूटन्स ने बताया था उसको कॉर्पसल्स थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर समझ में आ गया कि लाइट जो है हमारा डुअल नेचर शो करता है। एक हमारा शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट जो है हमारा डुअल नेचर शो करता है, एक हमारा वेव नेचर और दूसरा हमारा शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो ये लाइट का हो गया डुअल नेचर। इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग वेव नेचर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे इसके आगे क्या है, पार्टिकल नेचर में क्या पढ़ना है वो हम लोग पहले जानते हैं पहले बच्चों। उससे पहले हम लोग जानेंगे रे नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, क्या होती है लाइट की रे नेचर। हम लोग जानेंगे रे नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। रे नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। हम लोग जानेंगे क्या बच्चों, रे नेचर ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, ठीक है। हम लोग लाइट का रे नेचर जानेंगे कि मतलब कि लाइट से जो रे निकल रही है उसका क्या नेचर है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या होगी, अगर कोई बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है तो यानी कि उसमें से बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो इमिट कर रहे हैं, फोटोन जो है वो इमिट कर रहे हैं। मान लिया कि किसी में ब्राइटनेस अगर ज्यादा है, ठीक है, कोई भी बल्ब है, क्या है बल्ब है उसमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, क्या है ब्राइटनेस बच्चों बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा उसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। कोई भी लाइट अगर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमक रही है, यानी कि उसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा ग्लो कर रही है। और इस तरह से अगर ब्राइटनेस हमारा कम होगा, डल होगा, डल अगर दिखेगा तो हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, ब्राइटनेस अगर कम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा बच्चों, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहो या आप फोटोन कहो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्लियर हो गया कि अगर किसी भी चीज में आपको ब्राइटनेस ज्यादा दिख रही है तो आप बताओगे कि वहां वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा इमिट हो रहे हैं, और जहां पर ब्राइटनेस कम दिख रही है वहां पर हम लोग कहेंगे बच्चों कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कम इमिट हो रही है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, तो हम लोग इसको लिख लेंगे ऐसे, नंबर 1 पॉइंट पे हम लोग करेंगे, लाइट हैज अ property of a particles, ठीक है, लाइट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो मैंने समझाया वही मैं इसको लिख रही हूं। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लाइट, intensity of light varies, intensity of light varies depending on the number of particles, depending
ऑन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पॉइंट मैंने समझाया अभी आपको कि जो लाइट जो है उसकी क्या है, पार्टिकल्स नेचर है, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उनकी चमक जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है, एक तरह की नहीं होती है चमक, वेरी करती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट की, अलग अलग सोर्स की क्या होती है, इंटेंसिटी अलग होती है। कोई ज्यादा ग्लो करता है, कोई कम ग्लो करता है। तो जो ज्यादा ग्लो करता है बच्चों, उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा इमिट हो रहे हैं। जो कम ग्लो कर रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम इमिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ब्राइट लाइट हैज मोर पार्टिकल्स and bright light has more particles and dark light has less particles। इस तरीके से आप लिख सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन दी number of particles. Bright light has more particles and dark light has less particles। नेक्स्ट पॉइंट में light travel at a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये जो 3 into 10 to the power ये बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट किसमें बच्चों, वैक्यूम में। ठीक है, किसमें है, वैक्यूम में। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट, इतने स्पीड से मूव करती है, लेकिन किसमें, वैक्यूम में। मीडियम चेंज होगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको आगे टॉपिक बताऊंगी, मीडियम चेंज करूंगी, आपको वहां पर स्पीड ऑफ लाइट भी बताऊंगी। लेकिन आप 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, ये आपको याद रखना है, सिर्फ वैक्यूम के लिए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अभी आगे जाकर के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट को आपको पुट करना पड़ेगा वैल्यू। बहुत सारे बच्चे बिना मीडियम देखे हुए डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं, तो ये काम वो गलत करते हैं। आपको वहां पर मीडियम चेक करना है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट बच्चों हमारा वैक्यूम का है। क्लियर है पॉइंट? तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ये स्पीड ऑफ लाइट हमारा वैक्यूम में है। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें चेक करेंगे कि मीडियम क्या दिया हुआ है, तभी हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अगर वैक्यूम होगा तो आप पुट करो, अगर वैक्यूम नहीं है तो आप नहीं पुट कर सकते, वहां पर उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा वैक्यूम में। उसके बाद हम लोग कहेंगे सेवरल पार्टिकल इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, सेवरल पार्टिकल इन अ सिंगल लाइन, several particle in a single line constituent a light ray। ठीक है बच्चों, सेवरल पार्टिकल्स यानी कि किसी भी लाइटनिंग ऑब्जेक्ट से अगर वो लाइट निकल रही है तो एक लाइन में बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, सीधे लाइन में जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रे कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो इस मान लिए कि ये हमारा कुछ कोई सोर्स है लाइट का, मैं सोर्स बताऊंगी, इससे रे निकल रहा है, तो इस तरीके से निकलता है पार्टिकल्स। ठीक है, ये कि इस तरीके से, तो ये जो हुआ ना बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं रे। क्या कहते हैं बच्चों, रे कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी ये सोच करके कि किसी को कुछ नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे हमको तो रे आता है, क्यों बता रही है रे? बच्चों आपको आता है, आपके साथ और किसी को नहीं भी आता है।
ठीक है। इसलिए आपको जो आता है वो आप सुनना है, सुनो तो स्किप कर लो, लेकिन जो बच्चे को नहीं आता एटलीस्ट वो तो सीख जाए, ठीक है। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ। ये रे, जैसे मैंने एक सोर्स लिया, इससे क्या हुआ, ग्लो कर रहा है, इससे क्या होगा, पार्टिकल्स निकल रहे हैं। पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रेट जा रहे हैं, सब एक ही लाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो एक लाइन जो फॉलो करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रे बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है बच्चों। उसके बाद several light ray several light ray several light ray constituent a beam of light, beam of light, ठीक है बच्चों। यानी कि एक मतलब कि एक हम एक लाइन में देखें कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो सिंगल लाइन जो हो गया वो रे हो गया। अब क्या हो रहा है, अब कोई भी चीज ग्लो कर रहा है, कोई भी बल्ब मान लिया कि जला रहे हैं, तो उसमें सिंगल रे तो नहीं निकल रहा है, बल्क में रे आ रहा है, बहुत सारा रे आ रहा है। तो जब बहुत सारा रे आता है तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट को क्लियर किया। एक मैंने बताया रे, जो एक सिंगल लाइन में एक लाइट फ्लो कर रहा है तो वो हमारा रे हो। जैसे मैंने दिखाया, जैसे ये पार्टिकल्स ग्लो कर रहा है, इसमें सॉरी ये ऑब्जेक्ट ग्लो कर रहा है, तो इसमें से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं सब एक ही लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे जा रहे हैं, सिंगल लाइन पे, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, रे बोल दिए। और बहुत सारा रे मिल करके बीम बनता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्लो कर रहा है, लाइट हो रही, लाइटनिंग हो रही है उसमें, इसका मतलब कि उसमें एक रे नहीं निकल रहा है, उसमें बहुत सारा रे निकल रहा है। तो जब बहुत सारा रे निकलता है बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्लियर है पॉइंट, बीम ऑफ लाइट। तो यहां पर 2 पॉइंट को मैंने क्लियर किया बच्चों। एक मैंने बताया लाइट रे के बारे में कि लाइट रे हम लोग किसको बोलते हैं, दूसरा मैंने बताया बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको आप स्किप मत करिएगा। मैंने पहले में फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अगर किसी चीज की इंटेंसिटी को सॉरी ब्राइटनेस बढ़ता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब ज्यादा इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस उतना ज्यादा बहुत ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो ब्राइटनेस भी हमारा क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा। सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने लिखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये किस में होती है, सिर्फ वैक्यूम में होती है। फिर मैं बता रही हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसमें आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी। वहां पर स्पीड ऑफ लाइट पुट करना होता है, बच्चे डायरेक्ट पुट कर देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, आपको चेक करना है कि किस मीडियम में दिया हुआ है। वैक्यूम में अगर दिया रहेगा तभी आप ये पुट करोगे। उसके बाद मैंने रे बताया कि कोई भी पार्टिकल्स एक ही लाइन में जाते हैं तो उसको हम लोग रे बोलते हैं। और बीम ऑफ रे सॉरी अगर हम बहुत सारे रे को जोड़ा दिए, बल्क ऑफ रे, तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बीम ऑफ लाइट जो है हमारा कुछ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट जो है, मैंने बीम ऑफ लाइट बता दिया क्या होता है। मैं बता रही हूँ कि बीम ऑफ लाइट में कुछ टाइप्स होते हैं जो आप हो सकता है क्लास 8 में पढ़े होंगे, बट मैं फिर भी क्लियर करूंगी ये सोच करके कि आप क्लास 8 को स्किप करके आए हो, क्योंकि अक्सर बच्चे मन से नहीं पढ़ते हैं क्लास 8 में, लेकिन आज 10 में मन से पढ़ते हैं भाई, कि 10 बोर्ड देना है, बोर्ड का एग्जाम है। तो इसलिए मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक को भी इस क्लास में क्लियर करूंगी। तो सबसे पहला बीम ऑफ लाइट हमारा जो है बच्चों 3 तरह का होता है। एक होता है कन्वर्जेंट रे, एक होता है बच्चों हमारा डाइवर्जेंट रे, और तीसरा होता है हमारा पैरेलल रे, ठीक है। पैरेलल रे से तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर रे जो निकल रहा है, रे जो आ रहा है, यानी कि बीम ऑफ लाइट क्या है, रे बहुत सारा रे मिल करके बीम ऑफ लाइट बन गया। सिंगल लाइन हमारा रे कहलाया, और अगर बहुत सारा लाइन रे आ रहा है तो हमारा बीम कहला गया। तो बहुत सारा रे आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है,
अगर वो पैरेलल में आ रहा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। अगर वो पैरेलल रे आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, ये पैरेलल आ रहा है। अगर डाइवर्जेंट में आ रहा है, डाइवर्जेंट में क्या होता है ना बच्चों कि एक पॉइंट से, मानिए कि ये सोर्स है, इससे लाइट इमिट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? इमिट हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट रे। ठीक है, एक सोर्स से लाइट अगर इमिट हो रही, मैंने एरो साइन दिखा दिया आपको, लाइट इमिट हो रही है, कोई सोर्स है, ये सोर्स है, इससे लाइट क्या हो रही है बच्चों? इमिट हो रही है, यानी कि एक पॉइंट से लाइट निकल के फैल रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट रे। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, एक पॉइंट पे लाइट आकर के मिल रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्ज कर रही है। ये टर्म डाइवर्जेंट रे, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग आपको बहुत यूज होने वाला है बच्चों, इसीलिए हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा, हर एक पॉइंट जो है बहुत, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे मार्क्स में आते हैं 10th बोर्ड में क्वेश्चन। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर देखिए बच्चों, पहले मैंने बीम ऑफ लाइट बताया, उसके बाद बीम ऑफ लाइट बताया कि यानी कि बल्क में जब रे आता है तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है सेवरल लाइट रे कंस्टिट्यूएंट ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि बहुत सारा लाइट रे मिलकर के बीम ऑफ लाइट बनता है। तो बीम ऑफ लाइट भी बच्चों, बहुत सारी लाइट रे आ रही है, किस तरीके से आ रही है? अगर वो पैरेलल में आ रही है तो पैरेलल रे, अगर वो एक पॉइंट से निकल करके चारों तरफ फैल रही है, एक पॉइंट से निकल करके, मान लिया कि मेरा ये पेन है, ठीक है, इस पॉइंट से लाइट निकल के चारों तरफ फैल रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा हो गया कन्वर्जेंट रे, इससे क्या बन रहा है? सॉरी, डाइवर्जेंट रे। क्लियर है? अगर सारे लाइट रे यहां पर आकर के मिल रहे हैं तो वो होता है हमारा कन्वर्जेंट रे। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हम लोग जो भी पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े, पहले हम लोग जाने लाइट का डुअल नेचर होता है, क्यों डुअल नेचर होता है, एक ही नेचर क्यों नहीं हुआ, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने अपना मेहनत की है कि लाइट को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि लाइट पार्टिकल नेचर के होते हैं कि वेव नेचर के होते हैं, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि लाइट का डुअल नेचर होता है। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट बताया आपको कि लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने स्पीड के बारे में बताया, उसके बाद मैंने रे बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्लो करते हैं उससे पार्टिकल जो होता है कि स्ट्रेट में चलता है, तो वो हमारा रे कहलाता है। और बल्क ऑफ रे यानी बहुत सारा रे मिलकर के बीम कहलाता है। बीम हमारा 3 तरह का हो गया, कन्वर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे और पैरेलल रे। एक पॉइंट पर आकर के लाइट रे मिल रहा है, एक पॉइंट पे आकर के लाइट रे मिल रहा है, देखो बच्चों एरो मैंने दिया है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक पॉइंट पे आकर के सारे रे यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कन्वर्जेंट रे। एक पॉइंट से सारे रे निकल रहे हैं तो ये होता है बच्चों हमारा डाइवर्जेंट रे, और सारे रे एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारा कहलाता है पैरेलल रे। ये था बच्चों हमारा आज का क्लास। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर करना। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताना कि कहां पर आपको दिक्कत हुई है, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ओके।